मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 में संपन्न हुए गणित विषय के संकेतांक 822 एचएक्स के सेक्शन बी को हल करेंगे, जिसमें सेक्शन बी का प्रश्न संख्या 21 दिया है। कृपया सभी भाग हल कीजिए। तो हमारी दो संख्याएं 99 और 153 का माशा दिया है, लाशा का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं प्रश्न संख्या 21 का 21 के का में दो संख्याएं 99 और 153 है, इनका माशा दिया है। तो हम सूत्र जानते हैं, लाशा बराबर होता है पहला व्यंजक इंटू दूसरा व्यंजक अपान माशा। इसी में हमको मान रख देना है। पहला व्यंजक देख रहे हैं 99 दिया है, इंटू दूसरा व्यंजक 153 है अपान माशा। माशा का मान देख रहे हैं 9 दिया है, तो 9 से 99 काट देंगे, 11 नहीं 99। 11 का गुणा 153 में यदि कर लें तो ये हमारा मिल जाएगा 11 3 33, 11 5 55, 55 3 58 और 11 1 11, 11 5 16। तो इस प्रकार से दो संख्याओं के लाशा का मान 1683 होगा। तो यही प्रश्न संख्या 21 के का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 21 का खा। 21 के खा भाग में दिया है, कह रहा यदि 2 काश स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 इक्वल टू काश थीटा, तो काश थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दिया है 2 काश स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 इक्वल टू काश थीटा। तो हमको थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। काश 45 अंश का मान रख देंगे। काश 45 अंश का मान 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू काश थीटा। काश 45 के बाद 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1 इक्वल टू काश थीटा। 2 कैंसिल कर देंगे, इस प्रकार से 1 - 1 इक्वल टू काश थीटा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 1 कैंसिल कर देंगे, 0 मिल जाएगा। तो काश थीटा इक्वल टू 0, और 0 जानते हैं काश में 90 अंश का मान होता है। तो इस प्रकार से थीटा बराबर π/2 या 90 अंश। तो ये हमारे प्रश्न संख्या 21 के खा का उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न 21 का गा भाग। 21 के गा में दिया है, क्या बिंदुओं 4y और 12 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला बिंदु 4y मान लेते हैं, बिंदु ए है जिसका निर्देशांक 4y, और दूसरा बिंदु बी जिसका निर्देशांक 12 3। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक दी है, हमको y का मान निकालना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जानते हैं, ए बी इक्वल टू √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देख रहे हैं x1 4 है, y1 y है, x2 12 है, y2 3 है। इन मानों को, और ए बी 10 दिया है, तो फार्मूले में रख देंगे। √x1 देख रहे हैं 4 है, 4 - 12 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। दोनों ओर का वर्ग कर लेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 4 - 12 करेंगे -8, -8 का स्क्वायर 64 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। 64 पक्षांतर कर लेंगे तो 100 - 64 इक्वल टू y - 3 का होल स्क्वायर, या 100 - 64 36 मिल जाएगा। 36 इक्वल टू y - 3 का होल स्क्वायर। दोनों ओर का वर्गमूल ले लेंगे तो y - 3 का होल स्क्वायर वर्गमूल लेंगे 1 घात, 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6। अब इसी में एक बार हम प्लस चिन्ह ले लेंगे, तो प्लस चिन्ह लेने पर तो मिल जाएगा y - 3 इक्वल टू 6, या y इक्वल टू 6 + 3 तो y इक्वल टू 9। एक तो y का मान ये मिल जाता है, और दूसरी बार हम यदि माइनस चिन्ह लेकर चलें, माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस चिन्ह लेंगे तो y - 3 इक्वल टू -6, या y इक्वल टू मिल जाएगा -6 + 3 तो y इक्वल टू -3। इस प्रकार से y के दो मान प्राप्त होते हैं, एक 9 और दूसरा -3। यही हमारे दिए हुए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 21 के घा में दिया है। 21 के घा में कह रहा है बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो, तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बिंदु x y की अन्य दो दिए गए बिंदुओं से दूरियां समान हैं, तो हमको x और y के बीच संबंध ज्ञात करना है। बिंदु x y मान लेते हैं प्रश्न संख्या 21 का घा। 21 के घा में बिंदु P जिसका निर्देशांक x y, हमने x y बिंदु को P मान लिया। इस बिंदु की अन्य दो बिंदुओं, एक बिंदु हमारा 3 6 है, तो मान लीजिए बिंदु A जिसका निर्देशांक 3 6 और दूसरा बिंदु B जिसका निर्देशांक -3 4 है। तो इस बिंदु x y की बिंदुओं A और B इन दोनों से दूरियां समान हैं, तो अब हमको x और y के बीच
संबंध स्थापित करना है। दिया है पी ए इक्वल टू पी बी। अगर पी ए इक्वल टू पी बी है तो दोनों ओर का वर्ग कर देंगे तो वो भी हमारा समान होगा। पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर मिलेगा। अब हम पी ए स्क्वायर अर्थात पी और ए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्ग, तो जब वर्ग कर देंगे तो फार्मूले से हमारा अंडर रूट हट जाएगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 देखें तो x1 के स्थान पर हमारा x है माइनस x1, तो x1 माइनस x2 तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 अर्थात y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, आप इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी लिखेंगे तो ये मिलेगी x माइनस x1। तो देखें x1 के स्थान पर ये हमारा माइनस 3 है तो माइनस 3 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब हम इन होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो होल स्क्वायर को तोड़ने पर देख रहे हैं इसका मान a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ें तो x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3। अब y माइनस 6 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर तोड़ें तो x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर तोड़ें तो ये हमारा मिलेगा y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं x स्क्वायर दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर का मान भी दोनों ओर से कैंसिल हो रहा है, प्लस 9 भी देख रहे हैं दोनों साइड में दिया है, प्लस 9 भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम सरल करेंगे तो माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स यानी माइनस 6x माइनस 6 दुनाई 12y प्लस 36 बराबर, इधर देख रहे हैं 3 दुनाई 6x माइनस 4 दुनाई 8y प्लस 16। अब हम सारे पदों को यदि एक और कर दें तो इस प्रकार से हमारा मिलेगा, एक्स वाई के पदों को एक तरफ कर लेते हैं और अचर पद को एक तरफ, तो ये हमारा मिल जाएगा 36 माइनस 16, 36 16 लाएंगे पक्षांतर में माइनस मिल जाएगा इक्वल टू 6x पहले से दिया, 6x को राइट हैंड साइड में ले गए तो ये भी प्लस में आ जाएगा माइनस 8y और ये माइनस 12y पक्षांतर करेंगे प्लस 12y। अब इसको सरल कर लेंगे, 36 से 16 घटा देंगे तो ये हमारा 20 मिल जाएगा। 6x प्लस 6x मिलकर के 6 दुनाई 12x और प्लस 12y से 8y घट गया 4y। देख रहे हैं 4 कामन करके दोनों ओर से कैंसिल कर दें तो कह सकते हैं दोनों ओर 4 से भाग दे दिया जाए तो 4 पंचे 20 इक्वल टू 4 तेई 12x 3x प्लस 4 1 कम 4। तो इस प्रकार से x और y के बीच जो संबंध मिलता है वो हमारा मिला 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। यही x और y के बीच संबंध है, यही हमको ज्ञात करना था, तो ये हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है 21 का अंगा नंबर में दिया है, कह रहा एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक लंबवृत्तीय शंकु, प्रश्न संख्या 21 का अंगा, एक लंबवृत्तीय शंकु, मान लीजिए लंबवृत्तीय शंकु है और इस लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर दी है। अब इसका हमको आयतन ज्ञात करना है तो देख रहे हैं r का मान 3.5 सेंटीमीटर, h 12 सेंटीमीटर, हमको शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु के आयतन का फार्मूला होता है, शंकु का आयतन v इक्वल टू, शंकु का आयतन v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, r और h का मान रख देते हैं 1/3 इंटू पाई, पाई का मान 22/7, r का मान 3.5 स्क्वायर है तो 3.5 इंटू 3.5 और h का मान 12 दिया है। अब इसको हम सरल कर लें, इसको अगर सरल करेंगे तो सरल करने पर 7 से काट देते हैं, 7 बना 35, 3 चौक 12, इस प्रकार से 22.5 में 4 से गुणा कर लेंगे तो 5 चौको 20, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे तो 2.0 इंटू 3.5 सरल करते हैं तो इस प्रकार से ये हमारा मान मिल जाएगा 22 इंटू 3.5 में 2 से गुणा करेंगे तो 35 गुनाई 70 यानी 7.0 और 22 गुने 7 कर लें तो 7 दुनाई 14 और 7 दुनाई 14 एक 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अर्थात शंकु का आयतन v इक्वल टू 154 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए।
तो देख रहे हैं सारणी दी है जिसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता है और इसमें हमको माध्य ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। इसमें हमारा दिया हुआ है प्रश्न संख्या 21 का चा भाग 21 के चा में दिया है वर्ग अंतराल और बारंबारता। हमको 21 का चा, सबसे पहले हम वर्ग अंतराल का कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्रमशः दिए हैं 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और अब इसका हम मध्यमान निकाल लेंगे। मध्यमान निकालने का तरीका है 0 से 10 यानी उच्च सीमा से निम्न सीमा घटाएंगे। 10 से 0 घटाएं 10, उसका आधा कर लेंगे। 10 का आधा 5। आप सभी निम्न सीमाओं में यदि हम 5 जोड़ दें तो फिर दिए गए वर्ग अंतरालों का मध्यमान मिल जाएगा। तो 0 में 5 जोड़ते हैं 5 मिल जाएगा। 10 + 5 15, 20 + 5 25, 30 + 5 35 और 40 + 5 45 और तत्पश्चात बारंबारता दी है। बारंबारता, बारंबारता का प्रतीक F, मध्यमान का यक्ष। तो प्रश्न में बारंबारता देख रहे हैं, पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता 3 है, दूसरे में 10, फिर 11, 9 और 7। इसके बाद एक कॉलम हमको F × x का और बनाना है। तो बारंबारता और मध्यमान के गुणनफल का एक कॉलम और बनाएंगे। F और x का गुणा करके लिख देंगे 5 × 15, 15 और 10 का गुणा किए 15 दाम 150, फिर 25 और 11 का गुणा करेंगे 11 × 5 55 और 11 × 22 5 27, 275 हो गया। 9 और 35 का गुणा करेंगे 9 × 5 45, 9 × 3 27, 27 × 4 31। इसके बाद 7 और 45 का गुणा करेंगे 7 बना 35, 7 चौक 28, 28 3 31। अब हमको बारंबारता का योगफल अर्थात सिग्मा एफ और fx के गुणनफल का योगफल अर्थात सिग्मा fx, ये दो मान हमको ज्ञात कर लेना है। इन दोनों मानों बारंबारता को यदि जोड़ें तो 3 1 4, 9 4 13, 7 20, हासिल 2 मिले तो 2 1 3, 3 1 4। तो देख रहे हैं सिग्मा f 40 मिल जाएगा। अब fx के गुणन fx का योगफल निकालेंगे 5 5 10, 5 15, 5 20, हासिल 2 मिले 2 1 3, 3 5 8, 7 15, 15 1 16, 16 1 17, हासिल 1 मिला 1 1 2, 2 4, 4 3 7, 3 10। तो देख रहे हैं सिग्मा fx 1070 मिल जाता है। अब हमको इसमें माध्य निकालना था। तो माध्य का फार्मूला है x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपान सिग्मा f, ये फार्मूला है। इसी में मान रख देना है 1070/40। सरल किए एक जीरो कट जाएगा और 4 से यदि 107 को काटें तो देख रहे हैं 4 दूनी 8, 2 10 27 हुआ, 4 छंग 24, 3 27 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 बचा 20 हुआ, 4 पंचे 20। इस प्रकार से माध्य का मान माध्य x बार इक्वल टू 26.75 मिल जाएगा। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा है किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। प्रश्न संख्या 22, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। जिसका का भाग में दिया है, कह रहा है द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इस दिए हुए प्रश्न में प्रश्न हमारा है द्विघात बहुपद। तो देख रहे हैं 22 का नंबर हमारा द्विघात बहुपद दिया है x² + 12 + 7x। तो यदि हम इसको घातों के अवरोही क्रम में यानी बड़े से छोटी घात के क्रम में लिखें, पहले 2 घात फिर 1 घात का पद, x² + 7x + 12। अब इसके शून्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम 12 के गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 7 प्राप्त हो। तो गुणनखंड 4 × 3 = 12 और 4 × 3 = 7। इस प्रकार से 7x की जगह 4x + 3x रख देंगे। तो ये हमारा मिल जाएगा x² + 4x + 3x + 12। अब हम 2 का समूह बना के कॉमन कर लेंगे। तो पहले समूह से देख रहे हैं x कॉमन कर लिए तो x + 4 और दूसरे समूह से 3 कॉमन कर लेंगे तो x + 4। तो देख रहे हैं x + 4 फिर दोनों से कॉमन मिल जाएगा। तो x + 4 दूसरा ब्रैकेट हमारा x + 3 मिलेगा। अब इसके बाद शून्य निकालने के लिए दोनों गुणनखंडों को क्रमशः एक एक बार हम 0 के बराबर कर देंगे। यदि x + 4 = 0 तो x = -4, ये एक शून्य मिल जाएगा। और यदि x + 3 = 0 करते हैं, x + 3 = 0 तो x = -3। इस प्रकार से द्विघात बहुपद के जो शून्य मिले, द्विघात बहुपद के शून्य, एक शून्य हमारा -4 मिला, दूसरा शून्य -3।
तो एक तो हमारा ये दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हम शून्यकों का योगफल अगर निकालें तो शून्यकों का योगफल आप जानते हैं, शून्यकों का योगफल, दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो पहला शून्यक -4, दूसरा शून्यक -3, तो -4 -3 मिलकर के -7 मिल जाएगा। और इसमें अपान में कुछ नहीं तो अपान में हम 1 लिख सकते हैं, तो यही हमारा मिल जाएगा -7/1। तो 7 यहाँ पर देख रहे हैं हमारा x का गुणांक है, जबकि 1x² का गुणांक है। तो इस प्रकार से माइनस यक्ष का गुणांक अपान x² का गुणांक, इस प्रकार से यह शून्यकों और गुणांकों के बीच का एक संबंध हुआ। अब हम शून्यकों का अगर गुणनफल लिखें, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणा करेंगे तो -4 × -3, आपस में गुणा करने पर देख रहे हैं माइनस माइनस का गुणनफल प्लस हो जाएगा, 4 3 12, अपान में कुछ नहीं तो अपान 1 कर लें तो 12 देख रहे हैं इसमें हमारा अचर पद है, अचर पद अपान 1, और 1 देख रहे हैं x² का गुणांक है, x² का गुणांक। तो यही हमारा शून्यकों और गुणांकों के बीच का अभीष्ट संबंध हो जाएगा। यहाँ पर हमारा अचर पद अपान x² का गुणांक ये शून्यकों के गुणनफल से रिलेटेड मिला, और इसके ऊपर शून्यकों का योगफल में हमने निकाला -x का गुणांक अपान x² का गुणांक। इस प्रकार से सत्यता की जांच हो जाती है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो मान लेते हैं दोनों संख्याएं क्रमशः x और y हैं। प्रश्न संख्या 22 का खा नंबर 22 के खा में अगर देखें, 22 का खा माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है। अब दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो प्रश्नानुसार x² - y² = 180 अंश, ये हमारा पहला समीकरण मिल जाता है। फिर आगे दिया है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो इसमें छोटी संख्या y है, बड़ी संख्या x है, तो प्रश्नानुसार छोटी संख्या का वर्ग अर्थात y², छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या x है, तो y² = 8x के बराबर दिया है। ये हमारा दूसरा समीकरण है। इस दूसरे समीकरण से यदि हम y² का मान पहले समीकरण में रख दें, समीकरण 1 में y² का मान रखने पर, समीकरण 1 में यदि हम y² के स्थान पर 8x रख दें तो x² - y² के स्थान पर 8x 180 लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस में मिल जाएगा =0। तो देख रहे हैं ये हमारा एक अभीष्ट समीकरण बन गया, x² - 8x - 180 = 0। अब 180 के ऐसे दो खंड करना है कि घटाने पर हमारा 8 प्राप्त हो। तो 180 के अगर आप खंड करके देखेंगे, हमको ऐसे खंड लाना है कि घटाने पर उसमें 8 प्राप्त हो। तो चाहे तो 180 के आप खंड करके देख लें। 180 के यदि हम खंड करते हैं, देखिए 180 के अगर खंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 नहीं 18 90 हुआ, फिर 2 से काटेंगे 45 × 9 90, फिर 3 से काट दें 15 × 45 15 मिल जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो हमारा 3 × 5 15। तो इस प्रकार से ये खंड आ जाते हैं। अब इसमें हमको वैसे दो युग्म तैयार करना है जिनका अंतर 8 मिले। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो इस प्रकार से हमारे खंड मिल जाएंगे, 3 × 9 9 दूनी 18, ये 3 युग्म हम एक साथ कर लें, 3 × 9 9 दूनी 18 और 5 2 का गुणनफल 10, तो 18 और 10 ये दो खंड होंगे कि घटाने पर हमारा 8 मिलेगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा x² - 8x के स्थान पर हम 8x के स्थान पर लिख सकते हैं 18x - 10x - 180 = 0। अब इसको हम सरल कर लेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो x² - 18x + 10x - 180 = 0। अब हम दो का समूह बना के कॉमन कर लें। पहले समूह से देख रहे हैं x कॉमन कर लेंगे तो x - 18 प्लस दूसरे समूह से अगर 10 कॉमन कर लें तो ये भी हमारा x - 18 = 0। तो इस प्रकार से देख रहे हैं x - 18 फिर दोनों में आ जाता है, दोनों से फिर कॉमन कर लिए तो हमारा शेष बचा x + 10 = 0। अब दोनों गुणनखंडों को क्रमशः हम एक एक बार 0 के बराबर यदि कर लें, यदि x - 18 = 0 तो x = 18 मिल जाएगा, और यदि x + 10 = 0 तो x = -10। तो x = 18 यदि हम समीकरण 2 में मान रख दें, x = 18, समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 में रखने पर तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18। अब हम सरल करें, वर्गमूल लेंगे तो y बराबर मिल जाएगा, y का मान देखिए 18 में से 4 गुणे 2, 4 का वर्गमूल 2 ले लिए और 2 18 दुनाई 36 से वर्गमूल 6, तो y का मान 6 दुनाई 12 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दो संख्याएं क्रमशः, पहली संख्या अगर हमने 18 तो दूसरी संख्या 12 मिल जाएगी। एक तो संख्याओं का युग्म हमारा 18 और 12 हो जाएगा और दूसरा यदि x बराबर -10 रखेंगे तो वाई स्क्वायर निगेटिव और y का मान लेंगे तो अंडर रूट निगेटिव, तो x इक्वल टू 10, तो ये हमारा अग्राह्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो संख्याएं 18 और 12 प्राप्त होती हैं। और यहाँ पर वर्गमूल में अगर हम लेते दोनों चिन्हों में प्लस माइनस में तो -12 भी लिख सकते हैं, तो दूसरा युग्म हमारा 18 और -12 भी मिल जाएगा। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। तो प्रश्न संख्या 22 का गा नंबर 22 के गा में सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। तो प्रश्नानुसार यदि हम चित्र बनाएं तो एक वृत्त है और इस वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से क्या दो स्पर्शियां खींची गई हैं। ये हम बाह्य बिंदु से दो स्पर्शियां दर्शाते हैं। पहली स्पर्शी का नाम पी ए, दूसरी पी बी और ओ केंद्र का वृत्त है। अब इस केंद्र से स्पर्शियों के वृत्त पर प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाएं तो ओ ए और ओ बी ये क्रमशः वृत्त की त्रिज्याएं हैं। हमको दिखाना है बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण अर्थात कोण ए पी बी क्या स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु देख रहे हैं ए और बी हैं, तो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, अगर इन स्पर्श बिंदुओं को हम मिला दें तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड हमारा ए बी मिल जाएगा। द्वारा क्या केंद्र पर अंतरित कोण, इस रेखाखंड के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ए ओ बी है। तो हमको सिद्ध करना है केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है अर्थात ये कोण ए पी बी और कोण ए ओ बी, हमको दिखाना है कि कोण ए पी बी कोण ए ओ बी का समपूरक है अर्थात कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश। ये हमको सिद्ध करके लाना है। इसमें दिया है, प्रश्न में दिया है ओ केंद्र के वृत्त में बाह्य बिंदु P से वृत्त पर पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये हमारा दिया है। सिद्ध करना है में कह रहा कोण ए पी बी कोण ए ओ बी का समपूरक है अर्थात इन दोनों कोणों का योगफल हमको 180 अंश सिद्ध करके लाना है। कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी इक्वल टू 180 अंश। उत्पत्ति अगर देखें कोण ओ ए पी इक्वल टू 90 अंश। क्योंकि हमारे पास थ्योरम है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्योंकि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इस थ्योरम का हम प्रयोग करेंगे अर्थात ये कोण हमारा 90 अंश है। इसी प्रकार कोण ओ बी पी बराबर भी 90 अंश मिलेगा। कोण ओ बी पी इक्वल टू 90 अंश। ये हमारा उसी थ्योरम स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है उस कंडीशन से मिल जाएगा। कोण ओ ए पी बराबर 90 अंश मान लेते हैं, समीकरण 1 है। कोण ओ बी पी बराबर 90 अंश इसको मान लिया जाए, समीकरण 2 है। आप चतुर्भुज ए पी यानी ओ ए पी बी को अगर देखें, चतुर्भुज ओ ए पी बी में किसी चतुर्भुज के हम जानते हैं चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। इसमें देख रहे हैं दो कोण 90-90 के हैं, तो इसका अर्थ हुआ शेष दो कोणों का योगफल भी हमारा, क्योंकि शेष दो कोण हमारे 90-90 अर्थात 90 + 90 180, इसलिए बचे हुए शेष दो कोणों का योगफल भी हमारा 180 अंश होगा। कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ
बीपी प्लस कोण एपीबी प्लस कोण एओबी इक्वल टू 360 अंश। ये कंडीशन हमारी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 180 360 अंश होता है, उससे प्राप्त होती है। अब कोण ओएपी और कोण ओबीपी समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं 90 अंश के बराबर हैं। इन दोनों के स्थान पर हम 90 अंश रख दें तो कोण एपीबी प्लस कोण एओबी इसको हमको ज्ञात ही करना है। तो 90 प्लस 90 180 पक्षांतर कर लेंगे तो कोण एपीबी प्लस कोण एओबी इक्वल टू 360 माइनस 180। 360 से 180 घटा देंगे तो ये हमारा मिल जाएगा कोण एपीबी प्लस कोण एओबी इक्वल टू 180 अंश। यही हमको सिद्ध करके लाना था। इस प्रकार से प्रश्न सिद्ध हो जाता है, प्रूव्ड। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है। अगले प्रश्न में कह रहा है आकृति में ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी दर्शाइए कि कोण ए इक्वल टू कोण सी और कोण बी इक्वल टू कोण डी। तो इनमें से देख रहे हैं प्रत्येक 4 अंक के हैं। तो प्रश्न संख्या 22 का घा 22 के घा में आप देख रहे हैं ये हमारा दिया हुआ प्रश्न है। क्या आकृति में बाईस का घा देख रहे हैं आकृति बनी है। नाम इनके क्रमशः ए बी सी डी और बिंदु ओ दिया है। कह रहा दिया है आकृति में कंडीशन है ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। ये हमारा दिया है, सिद्ध करना है। सिद्ध करके हमको लाना है कोण ए इक्वल टू कोण सी तथा कोण बी इक्वल टू कोण डी। ये हमको सिद्ध करके लाना है। रचना इसमें कुछ करनी नहीं, सीधे हम उत्पत्ति देखेंगे। तो इसमें अगर देखें हमारी कंडीशन दी है ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। ये हमारा दिया है। अब इसमें यदि ओ ए अपान ओ डी, इस ओ डी को पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो ओ ए अपान ओ डी इक्वल टू ओ सी अपान ओ बी को पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में ले जाएं तो देख रहे हैं ओ ए अपान ओ डी इक्वल टू ओ सी अपान ओ बी। और दोनों में देखें तो ये हमारा कोण ए ओ डी इक्वल टू कोण बी ओ सी जो कि शीर्षाभिमुख कोण है। कोण ए ओ बी कोण ए ओ डी इक्वल टू कोण बी ओ सी ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण हैं। शीर्षाभिमुख कोण। अब हमारे पास थ्योरम है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात के बराबर हो और उन भुजाओं को के अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की उन्हीं भुजाओं के अंतर्गत कोण के बराबर हो तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ओ ए और ओ डी का अनुपात ओ बी और ओ सी और ओ बी के अनुपात के बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुज में जानते हैं संगत भुजाएं और संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ऐसी स्थिति में देखें इसलिए त्रिभुज ए ओ डी समरूप होगा। त्रिभुज देख रहे हैं यहाँ पर हमारा ओ ए अपान ओ डी ओ ए के संगत ओ सी है, तो इसलिए ओ ए के संगत हमारा ओ सी है तो ए ओ को हम सी ओ के रूप में लिखेंगे त्रिभुज सी ओ बी। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए। आप समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं तो देख रहे हैं ए का संगत सी है और डी का संगत बी है। तो इस प्रकार से कोण ए इक्वल टू मिल जाएगा कोण सी के और कोण डी इक्वल टू कोण बी, या इसी को लिख सकते हैं कोण बी इक्वल टू कोण डी। कोण ए इक्वल टू कोण सी और कोण बी इक्वल टू कोण डी। यही हमको सिद्ध करके लाना था। इस प्रकार से प्रश्न हमारा सिद्ध हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है। अगले प्रश्न में कह रहा है 22 का अंगा दिया है। ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा और सेकंड पार्ट में कह रहा बादशाह नहीं होगा। तो 22 का अंगा 22 के अंगा में 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाले जाने के कुल ढंग 52
पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाले जाने के कुल ढंग, निकाले जाने के कुल ढंग, मान लीजिए प्रतीक हम यनियश के रूप में लिखें तो 52 पत्तों में से कोई भी पत्ता एक निकल सकता है, कुल ढंग हमारे 52 मिल जाएंगे। और फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि वह पत्ता बादशाह हो, तो 52 पत्तों में हम जानते हैं 4 बादशाह होते हैं, तो अनुकूल ढंग उन 4 बादशाह में से कोई भी एक बादशाह निकल सकता है, तो ये हमारे अनुकूल ढंग अर्थात एन ई इक्वल टू 4 मिल जाएगा। अभीष्ट प्रायिकता पी ई इक्वल टू अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग अर्थात एन ई अपान एन एस, मान रख देंगे 4 बटे 52, सरल किए 4 एकम 4, 13 चौको 52, तो इस प्रकार से अभीष्ट प्रायिकता 1 बटे 13 मिल जाएगी। अब हमारा सेकंड पार्ट कह रहा, सेकंड पार्ट में तेरा बादशाह नहीं होगा, तो बादशाह होने की प्रायिकता 1 बटे 13 है, इसलिए बादशाह नहीं होने की प्रायिकता, बादशाह नहीं होने की प्रायिकता ये हमारी मिल जाएगी 1 माइनस पी ई, तो 1 माइनस 1/13, सरल करेंगे 1 से 1 बटे 13 घटाएंगे तो 12 बटे 13 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से सेकंड पार्ट में अभीष्ट प्रायिकता का जो मान मिलेगा हमारी अभीष्ट प्रायिकता मिल जाएगी सेकंड पार्ट में, अभीष्ट प्रायिकता इक्वल टू 12 बटे 13 सेकंड पार्ट का ये हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि फर्स्ट पार्ट में बादशाह होने की प्रायिकता 1 बटे 13 होगी, तो पीई इक्वल टू 1 बटे 13 ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है क्या निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं वर्ग अंतराल बारंबारता है और इन 2 कॉलम के अतिरिक्त हमको इसमें माध्यक निकालने के लिए एक संचयी बारंबारता का कॉलम और बनाना होगा। तो सबसे पहले हम 22 के चा में प्रश्न संख्या 22 का चा, तो वर्ग अंतराल और बारंबारता का कॉलम और उसके पश्चात हम संचयी बारंबारता का एक कॉलम और बनाएंगे। तो इस दिए हुए प्रश्न में वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल का मान है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इनकी बारंबारताएं क्रमशः दी हैं, बारंबारता पहले वर्ग अंतराल की 5 दी गई है, दूसरे वर्ग अंतराल की 8 है, फिर 20, 15, 7 और 5, इस प्रकार से बारंबारता है। अब एक कॉलम हमको संचयी बारंबारता का और बनाना है। संचयी बारंबारता पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों समान होती, 5 मिल जाएगी। फिर 5 + 8 13, 13 और 20 जोड़ देंगे तो 20 13 मिलकर के 33 आ जाएगा। फिर 33 में 15 जोड़कर लिखेंगे, 33 5 38, 10 48, 48 में 7 जोड़ देंगे तो 48 7 55 और 55 में 5 जोड़ देंगे तो 55 5 60। अब हम यदि बारंबारताओं का योग करें तो बारंबारता का योग सदैव अंतिम संचयी बारंबारता के बराबर आना चाहिए। तो हम योग करके देखते हैं, 5 7 12, 12 5 17, 17 8 25, 25 5 30, हासिल हमारे 3 मिल गए, 3 1 4। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 5 7 12, 5 17 8 25 5 30, हासिल हमारे 3 मिले, 3 1 4, 4 2 6। तो इस प्रकार से n बराबर 60। तो देख रहे हैं अंतिम संचयी बारंबारता और बारंबारताओं का योग समान है। अब इसमें हम n/2 का मान निकालते हैं, उसी से निर्धारित हो जाता है कि माध्यक वर्ग कौन सा होगा। तो n/2, n का मान 60 है, 60 बटे 2 सरल किए 30 मिल जाएगा। तो 30 देख रहे हैं संचयी बारंबारता 33 के अंतर्गत है, लिख देंगे जो कि संचयी बारंबारता 33 के अंतर्गत है, 33 के अंतर्गत है। इसलिए माध्यक वर्ग हमारा 20 से 30 होगा। इससे हमारा माध्यक वर्ग 20 से 30 मिलेगा। माध्यक वर्ग 20 से 30 होगा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L कहलाती है, तो L बराबर 20 मिल जाएगा। H हमारा उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर होता है, तो 30 - 20 बराबर 10, ये हमारा H का मान हो जाएगा। माध्यक वर्ग की बारंबारता F कहलाती है, तो F बराबर देख रहे हैं ये हमारा 20 मिल जाएगा, F बराबर 20।
और माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता ये हमारी CF कहलाती है। तो CF बराबर 13। अब हम माध्यक का सूत्र लगाएंगे। तो माध्यक का फार्मूला है माध्यक इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपान F इंटू H। इसी फार्मूले में हमको मान रख देना है। इसमें देख रहे हैं L का मान 20 मिला है प्लस N/2 हमने ज्ञात किया, मान 30 आया है। तो 30 माइनस CF 13 है, 30 माइनस 13 अपान F बारंबारता F 20 है इंटू H का मान देख रहे हैं 10 है। तो एक जीरो कैंसिल कर देते हैं। अब इसको अगर हम सरल करें तो 20 प्लस 30 से 13 घटा देंगे तो ये हमारा 17 मिल जाएगा, 17/2। तो इस प्रकार से 20 प्लस 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, तो 20 प्लस 8.5 अर्थात 28.5 ये हमारे माध्यिका या माध्यक का मान होगा। तो माध्यक ME इक्वल टू 28.5 ये हमारे दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23 में दिया है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। इसमें प्रश्न संख्या 23 समीकरण युग्म दिए हैं। पहला समीकरण है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। और यदि इसमें हम राइट हैंड साइड को यानी अचर पद को राइट हैंड साइड में कर लें तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। और दूसरे समीकरण में दिया है 9x 2y पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस 2y इक्वल टू 7 ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों में से हम कोई एक गुणांक बराबर कर लें x का या y का। तो पहले समीकरण में देख रहे हैं x का गुणांक 3 है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 9 है। तो 3 और 9 का लाशा लेंगे, 3 और 9 का लाशा 9 मिलेगा। तो समीकरण 1 में भी यदि x का गुणांक हम 9 बनाना चाहें तो इसमें हम 3 से गुणा कर लेंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 में 3x का गुणा किए 9x माइनस 3 पचे 15y इक्वल टू 3 चौक 12। तो ये हमारा पहले समीकरण का बदला हुआ रूप है। मान लीजिए समीकरण 3। अब दोनों समीकरणों में देख रहे हैं x का गुणांक समान है। तो पहले दूसरे समीकरण से यदि इस तीसरे को घटाएं तो घटाने में जानते हैं चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस। तो 9x प्लस माइनस में कैंसिल हो गया। 15y से 2y घटा देंगे तो ये हमारा 13y मिल जाएगा। और 7 माइनस 12 इसको सरल करते हैं तो प्लस माइनस घटा चिन्ह बड़ी संख्या का, 12 से 7 घटा देंगे 5। तो इस प्रकार से y बराबर माइनस 5/13। तो ये y का मान मिल जाता है। अब इस y के मान को यदि हम समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में y के मान को रखने पर 1 में यदि y का मान रख दें तो फिर ये हमारा बन जाएगा 3x माइनस 5y, y के स्थान पर माइनस 5/13 इक्वल टू 4। सरल करेंगे तो 3x माइनस माइनस प्लस हुआ, 5 5 का गुणनफल 25/13 बराबर 4। 25/13 को यदि पक्षांतर कर लें तो 3x बराबर मिल जाएगा 4 माइनस 25/13। अब हम 4 के बटे कुछ नहीं बटे 1 करके 1 और 13 के लाशा ले लें तो 13 मिल जाएगा। 13 चौको 52 माइनस 25, 52 से 25 घटाएंगे तो 52 से 25 घटाने पर हमारा मिल जाएगा 25 दूनी 50 यानी कि 27 आ गया। 27/13 ये हमारा 3x बराबर है। तो जब x बराबर लिखेंगे तो 27/13 और 3 हमारा इधर गुणा में इधर भाग में मिल जाएगा, 3 से काट दें, 3 9 27। तो x बराबर 9/13। इस प्रकार से x बराबर 9/13 और y बराबर देख रहे हैं माइनस 5/13। तो ये हमारी x और y के अभीष्ट मान होंगे। x बराबर 9/13 और y बराबर माइनस 5/13। तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 23 का अथवा। 23 के अथवा में दिया है क्या 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। तो 2 अंकों की संख्या में जानते हैं सदैव दहाई और इकाई के अंक मानते हैं। तो माना दहाई का अंक x, माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। अब हमारी संख्या बन जाएगी, संख्या बराबर जानते हैं 10 गुणे दहाई का अंक, दहाई का अंक x है तो 10x प्लस इकाई का अंक, ये हमारी संख्या बन गई। अब प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार, तो हमारा प्रश्नानुसार प्रश्न की जो पहली शर्त दी है कि संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। संख्या है हमारी 10x प्लस y, अंकों को उलटने पर बनी संख्या अर्थात
x के स्थान पर y और y के स्थान पर x, तो वो मिल जाएगी 10y प्लस x। दोनों का योगफल कह रहा 66 है, तो दोनों को जोड़ के बराबर 66 कर देंगे। सरल करेंगे 10x प्लस x मिलकर के 11x प्लस y और 10y मिलकर 11y बराबर 66। 11 यदि हम कॉमन कर लें तो x प्लस वाई बराबर 66, या x प्लस वाई बराबर 11 से 66 कैंसिल कर दें तो 6। तो ये हमारा एक समीकरण बन जाता है। फिर आगे दिया है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न की दूसरी शर्त है संख्या का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 2। हमारा दूसरा समीकरण बन गया। सरल करेंगे y प्लस माइनस कट जाएगा, x प्लस x मिलकर 2x, 6 2 8, x बराबर 8/2। सरल कर लेंगे 2 चौको 8, तो x बराबर 4 मिल जाता है। अब इस यक्ष के मान को समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में यक्ष का मान रखने पर, यक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम समीकरण 1 में x का मान रख दें, समीकरण 1 हमारा था x प्लस वाई बराबर 6, तो x के स्थान पर 4, तो 4 प्लस वाई बराबर 6। तो इस प्रकार से y का मान 6 माइनस 4 बराबर 2 मिल जाता है। तो इस प्रकार से अभीष्ट संख्या बराबर दहाई का अंक हमने x माना था, x का मान 4 मिला, और इकाई का अंक y जिसका मान 2, तो संख्या हमारी 42 आ जाएगी। तो यही इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद का उन्नमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 × 3 + √3 मीटर है। तो हम प्रश्नानुसार देख रहे हैं प्रश्न संख्या 24 का। प्रश्न संख्या 24, मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है और मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या 30 अंश। तो ये मान लीजिए एक मंदिर है, इसका नाम हम ए बी दे देते हैं। तो मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर दिया है, तो ए बी = 15 मीटर। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर, इस सड़क के दूसरी ओर बने भवन, तो ये मान लीजिए एक भवन है जिसका नाम CD। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण, पहले तो भवन के शीर्ष से, फिर मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर ए बिंदु, ये मंदिर का शीर्ष है। सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो ये उन्नयन कोण हमारा 30 अंश दिया है। और कह रहा सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश और भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो जब हम भवन के शीर्ष से देखते हैं, जब हम मंदिर के शीर्ष से देखते हैं, तो मंदिर के शीर्ष से देखने पर सड़क के दूसरी ओर बने भवन, तो भवन CD है, भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश मिलता है और भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश प्राप्त होता है। तो ये कोण हमारा 45 अंश है। इसी का एकांतर लेंगे तो ये कोण भी हमारा 45 अंश मिल जाएगा। नाम इसका हम E डाल देते हैं और इस BC को अगर हम यक्ष मान लें तो BC के बराबर ही AE की माप होगी, ये भी यक्ष मिल जाएगी। हमको ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई को मान लेते हैं यक्ष है। अब देख रहे हैं AB 15 मीटर है, AB के बराबर ही CE होगी, CE की माप भी 15 मीटर आ जाएगी। अब अगर हम DE की बात करें तो पूरा H था, H से 15 घटा देंगे तो H माइनस 15 के बराबर DE की माप मिल जाएगी। अब हम सर्वप्रथम समकोण त्रिभुज ABC को अगर देखें तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan 45 अंश, tan थीटा जानते हैं लंब बटे आधार, तो लंब की माप 45 अंश के अनुसार हमारा AB, आधार BC, AB देख रहे हैं 15, आधार हमने x माना, tan 45 का मान जानते हैं 1 होता है, तो 1 बराबर मिल जाएगा 15/x या x बराबर 15। तो ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। अब यदि हम त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में, AED में देख रहे हैं कोण 30 अंश है, तो tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, तो लंब H माइनस 15 बटे आधार देख रहे हैं यक्ष है, tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर मिल जाएगा H माइनस 15। और समीकरण 1 में देख रहे हैं x बराबर 15 मिला, तो x के स्थान पर हम 15 लिख सकते हैं। तो तिरछा गुणा कर दें, 15 भी राइट हैंड साइड में भाग में है, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो गुणनफल के रूप में मिल जाएगा 15/√3। √3 से यदि हम गुणा और भाग कर लें बराबर H माइनस 15, तो इस प्रकार से √3 का गुणा
3 और 3 से 15 को अगर कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 5 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से h माइनस 15 बराबर 5 √3 या h बराबर 15 प्लस 5 √3। तो दोनों से देख रहे हैं, यदि हम 5 को कॉमन कर लें, 5 को कॉमन कर लेंगे तो h बराबर 5 इंटू 5 3 15 3 प्लस √3। तो यही हमारे भवन की ऊंचाई का मान होगा। यही हमको सिद्ध करके लाना था। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा सिद्ध हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 24 का अथवा। 24 के अथवा में दिया हुआ है, 24 के अथवा में कह रहा है एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का उन्नमन कोण 45 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 इंटू √3 - 1 मीटर है। तो इस प्रश्न के अनुसार प्रश्न संख्या 24 का अथवा, 24 के अथवा में एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या 60 अंश है। एक भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मान लीजिए एक भवन है जिसका नाम AB। अब प्रश्नानुसार भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये मान लीजिए CD मीनार है। भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण प्रश्नानुसार कह रहा 60 अंश है। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का उन्नमन कोण 45 अंश है और ये हमारा 45 अंश दिया है। इसी का एकांतर कोण लेंगे तो ये हमारा 45 अंश मिल जाएगा। अब इसके बाद सिद्ध करना है भवन की ऊंचाई। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 इंटू √3 - 1 मीटर है, जबकि मीनार की ऊंचाई क्या 40 मीटर है। इस मीनार की ऊंचाई का मान 40 मीटर दिया है, भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष, और इस मीनार की ऊंचाई यानी हमारा CD का मान ये 40 मीटर दिया है। AB ज्ञात करना, इसको हम H मान लेते हैं। तो AB के बराबर यदि इस बिंदु का नाम हम E दे दें तो CE भी हमारा H के बराबर मिल जाएगा। टोटल 40 था, 40 से घटा देंगे तो DE की माप मिल जाएगी 40 - H, 40 - H। अब सर्वप्रथम हम त्रिभुज BAC में देखें तो tan 45 अंश, tan थीटा जानते हैं लंब बटे आधार अर्थात H अपान AC को x मान लें तो BE भी हमारी x के बराबर मिल जाएगी। तो H अपान x, tan 45 का मान 1 हुआ तो 1 = H अपान x या x = H, ये हमारा समीकरण 1 बन जाता है। फिर आगे दिया है, अब यदि हम त्रिभुज DEB या BED लें, त्रिभुज BED में देखेंगे कोण 60 अंश है तो tan 60 अंश बराबर मिलेगा लंब अर्थात DE की माप 40 - H अपान x, tan 60 अंश का मान √3 = 40 - H। समीकरण 1 में देख रहे हैं x बराबर H है, x के स्थान पर हम H रख देंगे। H लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो √3H = 40 - H। H के पदों को एक और कर लें तो √3H + H = 40। H दोनों से कॉमन कर लेंगे तो मिल जाएगा √3 + 1 = 40 या H बराबर 40 बटे √3 + 1। अब इसमें हम हर की संयुग्मी संख्या से अंश और हर दोनों में गुणा कर लें तो हर देख रहे हैं, हर में हमारा वर्गांतर मिल जाएगा प्लस माइनस में, तो ये मान आ जाएगा 40 इंटू √3 - 1 अपान √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2 और 2 से 40 को कैंसिल करें तो हमारा 20 मिल जाएगा। 20 इंटू √3 - 1। तो अभीष्ट भवन की ऊंचाई हमारा सिद्ध करना था कि भवन की ऊंचाई 20 इंटू √3 - 1। तो देख रहे हैं इस प्रकार से भवन की ऊंचाई का मान h बराबर 20 इंटू √3 - 1 प्राप्त होता है। यही हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से प्रश्न सिद्ध हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है 25 नंबर में, कह रहा है प्रश्न संख्या 25 में है, कह रहा एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार हम चित्र बनाते हैं। प्रश्न संख्या 25, एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक अर्धगोला
और इस अर्धगोले के ऊपर शंकुकैरा अध्यारोपित है। प्रश्नानुसार एक समान आधार त्रिज्या मान लेते हैं आर है और दोनों का अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु का वक्रपृष्ठ समान है। प्रश्नानुसार अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर दिया है शंकु का वक्रपृष्ठ। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ जानते हैं 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल। पाई दोनों ओर से कैंसिल कर देते हैं, आर की भी एक घात कैंसिल हो जाएगी। तो इस प्रकार से 2r इक्वल टू एल। अब शंकु की तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या के बीच संबंध होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस समीकरण 1 से एल का हम मान रख दें, एल बराबर 2r है तो एल के स्थान पर 2r रखेंगे तो 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सरल कर लेंगे तो 2r का होल स्क्वायर करेंगे 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर पक्षांतर कर दें माइनस में मिल जाएगा इक्वल टू एच स्क्वायर, तो 3r स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब इसके बाद शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है तो आर स्क्वायर अपान एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू 1/3, दोनों ओर का वर्गमूल ले लेंगे तो आर अपान एच इक्वल टू 1/√3। तो इस प्रकार से आर और एच का अनुपात आर अनुपाते एच इक्वल टू 1/√3 होगा। यही हमको ज्ञात करना था, यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 25 का अथवा में दिया है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करता है तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 25 का अथवा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। एक चाप मान लीजिए चाप ए बी, इस चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 60 अंश का है। तो चाप द्वारा इस बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है जबकि इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी है। तो त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करें, त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। तो यहाँ देख रहे हैं प्रश्नानुसार आर का मान 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर हमारा 60 अंश दिया है। इन मानों को यदि हम फार्मूले में रख दें तो पाई का मान जानते हैं 22/7, आर 21 है 21 गुणे 21 इंटू थीटा का मान 60 अंश है बटे 360 अंश। सरल कर लेंगे 6 छंग 36, 7 त्रिक 21 और 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 और 2 11, 3 3 कैंसिल कर दें तो इस प्रकार से हमारा ये 11 गुणे 21, 11 और 21 का आपस में गुणनफल निकालेंगे तो 11 एकम 11, 11 दुनाई 22 और 22 एक 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही अभीष्ट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का मान होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें एवं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और मित्रों को शेयर कर दें ताकि आगे आने वाले सभी सेटों का हल आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। और यदि कोई सुझाव है तो उसको कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।